नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हम इस वक्त मौजूद हैं गाज़ियाबाद इंदिरापुरम में और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव। यादव जी, स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। प्रोफेसर साहब, 3 दौर का इलेक्शन हो चुका है और इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों ही ताल ठोक रहे हैं। कैसे देख रहे हो? देखो साहब, आज अब हमें इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज मोदी जी का जो भाषण है उसी से आप अंदाज़ा लगा लो कि माहौल क्या है। मोदी जी यूँ कह रहे हैं जैसे उल्टी गंगा बहने वाली बात हो रही। मोदी जी उल्टा ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ये बताए कि अंबानी अडानी से कितना माल लिया, कौन से टेम्पू से भर के आया नोट। भैया ये सवाल तो 10 साल से हम आपसे कर रहे हैं, आप उल्टा हमसे करने लग रहे ये सवाल। और अगर आपको लगता है कि हमें किसी भी व्यापारी ने, अंबानी अडानी छोड़ो, किसी भी व्यापारी ने कुछ दिया है तो आप सीबीआई ईडी के छापे डालो ना उस व्यापारी से। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मोदी जी यूं भी कह रहे हैं कि 2 महीने 3 महीने से अंबानी अडानी का नाम नहीं लिया अच्छा, गया। उसके बाद में राहुल गांधी का बयान भी आ चुका है। बयान आया है, वही राहुल जी ने कहा कि आप सीबीआई ईडी के अंबानी अडानी के यहाँ छापे लगाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में हुआ, ये छुपते घूम रहे थे ना कि इलेक्टोरल बॉन्ड कुछ नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार मारी तब मालूम पड़ा कि साला माल तो जो है इन्हीं ने डकार रखा है। तो वहाँ प्रधानमंत्री जी बैकफुट पे आए। अब ये अगर अंबानी अडानी के यहाँ एक बार छापा मार दें तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये जो हज़ारों करोड़ रुपए इलेक्शन में खर्च हो रहे हैं ये पैसा कहाँ से आ रहा है। और दूसरी बात जो रही अंबानी अडानी के नाम की, तो आज प्रियंका गांधी जी ने भी रायबरेली में रैली में बोल दिया है कि 2 महीने में जब से चुनाव शुरू हुआ है 113 बार तो अडानी का नाम लिया है राहुल जी ने और 30 बार अंबानी का नाम लिया। जो मोदी जी कह रहे हैं कि अब अंबानी अडानी का नाम नहीं लिया जा रहा है। और हमारे जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है उसके चेयरपर्सन ने भी बाकायदा वो वीडियो भी दिखाए हैं डेट वाइज कि 2 मई में राहुल जी ने यहाँ पे लिया, 3 मई को यहाँ पे, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके 7 वीडियो बैक टू बैक बना के दिखाए हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि मोदी जी क्या कहना चाह रहे थे? मोदी जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मोदी जी ऐसा है जो एक कहते हैं ना, गांव में कोई बुजुर्ग है, वो जब वो उसका दिमाग फिर जाता है तो वो कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। तो वही हमारे मोदी जी का है। 74-75 साल के हो गए, अब उन्हें वैराग्य धारण कर लेना चाहिए। तेजस्वी जी भी इस बात को कह चुके हैं कि उन्हें ज्ञान ध्यान की बातें करनी चाहिए, छोटों को सीख देनी चाहिए कि ऐसे करो, ये सही है, ये गलत है। अब बताओ इस उम्र पे आप आके, आपके पास क्या बचा? आप हिंदू मुस्लिम बोल रहे हो। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि हम तुम्हारी भैंस छोड़ ले जाएंगे। मोदी जी ने अभी एक जो है सभा में एक बयान और भी दिया था। उन्होंने कहा था कि 400 पार इसलिए चाहिए कहीं कांग्रेस श्री राम मंदिर पे बाबरी ताला न लगा दे। अब देख लो, इस तरह की ओछी बात प्रधानमंत्री को करनी चाहिए। भाई, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे बदल सके? ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट में आया कि राम मंदिर बनेगा और बाबरी मस्जिद के लिए ज़मीन आवंटित हुई, वहाँ मस्जिद बनेगी। तो इसमें हम कौन होते हैं टांग अड़ाने वाले? ये सब मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं। पहली मनगढ़ंत बात तो ये है कि हिस्सा मुसलमानों को दे दिया जाएगा। कहीं भी मैनिफेस्टो में इस तरह की कोई बात नहीं है। और दूसरी, अब ये कह रहे हैं कि जी बाबरी ताला लगा देंगे। जी भैया, कैसे लगा देंगे? अच्छा, एक प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू और दिया है। उस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ये कहते हुए सुने जा सकते हैं पूरे इंटरव्यू में कि 70 साल के कार्यकाल में, यानी कि कांग्रेस के 70 साल के कार्यकाल में मुसलमानों का कोई हित नहीं हुआ, हित हुआ है। अब ये बताओ, और खुद contradiction हो गया। मुसलमान आत्ममंथन करें। आप हमें ये बताओ, पहली बात तो ये कि कांग्रेस का कार्यकाल 55 साल रहा। प्रधानमंत्री का पहला झूठ। 70 साल में इन्होंने वाजपेयी जी के भी साल जोड़ दिए, जनता दल के भी जोड़ दिए, जनता पार्टी के भी जोड़ दिए। हमारा 55 साल शासन रहा। पहली बात तो, पहला झूठ तो ये। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि हमने मुसलमानों के लिए किया है या नहीं किया है। क्योंकि कई जगह ये कहते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण करती रही है कांग्रेस, कई जगह।
90% इनके भाषण में एक ही बात रहती है कि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया। और तुष्टीकरण का मतलब क्या समझे भाई? मुसलमानों को ज़्यादा फ़ायदा दिया होगा उसी को तो तुष्टीकरण कहेंगे। और आज मोदी जी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। अरे जब नहीं किया तो अच्छी बात है ना, इसका मतलब हम हिंदूवादी हैं। प्रधानमंत्री जी यही तो कहना चाह रहे हैं कि हम हिंदूवादी हैं और 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने मुसलमानों के लिए किया, इसका मतलब तो यही हो गया। और अगर प्रधानमंत्री जी ने मुसलमानों के लिए किया तो वो क्यों बनते हैं सनातनी हैं, हम हिंदूवादी हैं और हम जो है मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे और रोहिंग्या जो है उनको हम बांग्लादेश भेज देंगे? इसका मतलब प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। चुपके से जो है नवाज शरीफ के पास जाके वहाँ बिरयानी खाए आते हैं, वहाँ बांग्लादेश की जो राष्ट्रपति हैं उनके पास जाके वहाँ पे जो है गुपचुप कुछ सौदा करके शेख हसीना। हाँ, शेख हसीना जी के पास गुपचुप इनका कुछ सौदा मूल मंत्र चल रहा है। हमें लग रहा हो गल्फ कंट्री में भी जाते हैं तो वहाँ भी जो अरब के शेख हैं, जो राजकुमार हैं, वहाँ भी कुछ गड़बड़ करके आते हैं। उसी इंटरव्यू में वो ये भी कहते हुए सुने जा सकते हैं कि मेरी बाहर विदेशों में जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वहाँ मेरी बहुत अच्छी खासी तवज्जो होती है। हाँ, बहुत तो वो हमें लोग ये लग रहा है इज्जत मामला गड़बड़ है मोदी जी का। ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे। और आप देखो ना आरएसएस के जितने भी बड़े नेता हैं, आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, सब ने रोटी बेटी का संबंध मुसलमानों से कर रखा। चाहे मोहन भागवत की भतीजी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी और बहू हो, चाहे उसके बाद आपके मुरली मनोहर जोशी की हो, और तमाम जो संघ प्रचारक हैं, संघ प्रमुख हैं, जितने भी हैं ये खाकी नेकर वाले, सब ने मुसलमानों को रिश्तेदार बना रखा है और आम जनता को ये लड़ा रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे। शुरू से इनका यही रहा है। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, आपके दर्शकों को मैं बताना चाह रहा हूँ, 2 राज्यों में, बांग्लादेश में और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे 1942 में। तब हिंदू महासभा जो आरएसएस का एक घटक है, इसने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था कांग्रेस के खिलाफ, और जिसमें बंगाल में इन्होंने सरकार बनाई थी। अब आप देख लो कि कौन मुसलमानों के साथ ज़्यादा गठजोड़ में रहता है। हमने कभी भी मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं किया, ना हमने कभी हिंदू तुष्टीकरण किया। हम सबको बराबर लेके चले हैं, हम संविधान के हिसाब से चले हैं। अब जो ये मोदी जी बातें करते हैं ना, कहीं मुसलमानों को फ़ायदा देने की, कहीं हिंदुओं को फ़ायदा देने की, कहीं क्रिश्चियंस के लिए, तो इसे हम तुष्टीकरण कहते हैं। और ये एक क्या है, इस तरह की जो भाषा है वो एक प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। हम तो ये मान के चलते हैं कि प्रधानमंत्री अपना आपा खो चुके हैं। अब उन्हें सिर्फ ये दिख रहा है कि कैसे हम अपनी कुर्सी बचा लें, और उस कुर्सी बचाने के लिए भाषा की मर्यादा को जितना नीचे गिराना पड़े, जितना गलत शब्दों का इस्तेमाल करना पड़े, जितना झूठ बोलना पड़े, जितना फरेब करना पड़े, तो वो सब ये कर रहे हैं, और जो कहीं से भी हमें नहीं लगता एक लोकतंत्र के लिए सही है। अजय, तीसरे फेज के इलेक्शन में बहुत सारी वीडियोस आई हैं कि काफ़ी संख्या में मुस्लिमों को वोट डालने नहीं दिया गया, उन्हें परेशान किया गया, इस तरीके की वीडियो आ रही हैं। और चुनाव आयोग ने, जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है, कि उस पर कोई बहुत ज़्यादा संज्ञान ऐसा नहीं लिया। चुनाव आयोग तो सो रहा है, कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। अब वो 4 जून के बाद ही जगेगा। चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करेगा। विपक्ष का कहीं कोई घटना आती तो उस पर कार्रवाई होती। मोदी जी के लिए तो चुनाव आयोग एक तरीके से मान लो खुली छूट दे रखी है। आप देखो, संभल हो, बदायूं हो, चाहे कहीं भी हो, हर जगह इस तरह की खबरें मिली हैं। जो मुस्लिम मतदाता है उसे परेशान किया जा रहा है। पुलिस के सिपाही और जो सिक्योरिटी के लोग वहाँ लगे हुए हैं, सेना के जवान, तो उनका अधिकार नहीं है कि आप पहचान पत्र चेक करो। आप उनको अंदर जाने दो। जो अंदर पीठासीन अधिकारी होता है, जो वोट डलवाता है, वो चेक करेगा कि इनके पास वोटर आईडी कार्ड है या नहीं है। एक उत्तर प्रदेश की अधिकारी हैं, महिला अधिकारी, उनका एक वीडियो भी आईपीएस ऑफिसर है, उनका वीडियो वायरल हुआ है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो बाहर आई कार्ड चेक करे। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा है, और वो वीडियो भी वायरल है। और इस तरह की अगर कोई घटना हो रही है तो साफ इंडिकेशन है, संकेत है ना, कि शासन प्रशासन जो है दबाव में काम कर रहा है। अब जब दबाव में काम कर रहा है तो आप स्वस्थ लोकतंत्र की बात क्यों कर रहे हैं? आप सीधे बोलो ना कि हाँ, हम तानाशाह हैं और हम तानाशाही सरकार चाहते हैं। और फिर हम ये कहते हैं, आप वाली बात है जो आप भी कई बार बोलते रहे हैं कि भैया सीधी सीधी जो है अपनी सरकार रिन्यू करा लो ना साहब। क्यों बोल रहे हो कि साहब चुनाव हो रहे? चुनाव थोड़ा ही हो रहा है। फिर ये तो मजाक किया जा रहा है जनता के साथ। आप देखो, मतदान का प्रतिशत
पिछली बार से बढ़ना चाहिए था कि नहीं? मतदान हर बार बढ़ा है, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से मतदान का प्रतिशत हर चुनाव में बढ़ा है, लेकिन 2024 में मतदान का प्रतिशत कम होने के पीछे कारण यही है कि जो लोग वोट डालना चाह रहे हैं उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं है, कहीं ना कहीं ये एक खराब लोकतंत्र, या फिर हम की कहते हैं हमारा देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। 3 चरण के चुनाव में गठबंधन, इंडिया गठबंधन को आप कहाँ देख रहे हैं? प्लस में है साहब, हमें ऐसा लगता है अब तक 50% सीटों पे चुनाव हो चुका है, लगभग 260-65 सीटों पे कहीं चुनाव हो चुका है, और इसमें हमें ऐसा लग रहा है गठबंधन प्लस में है। गठबंधन की 150 से ज़्यादा सीटें इन 3 फेज में आ रही हैं। इसी वजह से प्रधानमंत्री जी परेशान हैं, डरे हुए हैं, और उनकी हताशा है, निराशा है, उनकी बौखलाहट है, घबराहट है, जिसकी वजह से वो ऊल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। अभी ये रोना भी शुरू कर देंगे, अब अगली कल से जो रैलियां शुरू होंगी उनमें ये रोना पीटना भी शुरू कर देंगे। मतलब हो रोना, सकता है एक आध रैली बाद ये जो है कपड़े भी फाड़ना शुरू कर दें अपने। मतलब आप प्रधानमंत्री जी के लिए ये बात बिल्कुल कह रहे उन्हीं हैं? के लिए कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी रोएंगे भी। अभी देखना रैलियों में, इंटरव्यू में, जो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू है इनके गोदी मीडिया वाले, उसमें तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया। अब ये रैलियों में भी रोना शुरू करेंगे। क्यों रोएंगे क्यों? सिंपैथी वोट लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रैली में रोएंगे भी, जिससे बिल्कुल सिंपैथी रोएंगे। मिलेगी? अरे रोएंगे, कपड़े भी फाड़ेंगे अपने, मतलब अपने कपड़े भी फाड़ेंगे। कहेंगे कि विपक्ष नहीं चाहता है कि मैं कपड़े पहनूं, विपक्ष मेरे कपड़ों पे सवालिया निशान लगाता है। ना 5-5 जोड़ी 6-6 जोड़ी कपड़े बदलते हैं अगर वो। आप विपक्ष की बात करें तो विपक्ष तो उनके चश्मे पे, उनके बिल्कुल, पेन पे, पेन उनके पे, कपड़ों पे, तो वो अब उनके यही सब जूतों काम पे। करेंगे। अब वो सब यही काम करने वाले। हो सकता है किसी रैली में जूते उतार फेंकें, तो उससे किसी सहानुभूति रैली में मिल कपड़े, जाएगी। हाँ सहानुभूति लेना चाह रहे हैं, ना उसे उतार देने से सहानुभूति मिल लेना चाह रहे हैं, लेकिन मिलेगी नहीं, क्योंकि जनता सब समझ रही है। जनता इनकी सारी चालबाजी समझ चुकी है। फिर तो आपको कोई भी फैसला- राहुल गांधी को भी सहानुभूति लेनी हमें चाहिए ही नहीं, हम तो सीधी मुद्दे की बात कर रहे हैं। आप पिछले 4 महीने से देखो, विपक्ष के किसी नेता ने कोई नौटंकी की हो, कहीं किसी रैली में रोया हो, पीटा हो, या किसी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया हो। हम तो सीधी संविधान की बात कर रहे हैं कि साहब हमें संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, आरक्षण बचाना है, देश की संपदा बचानी है। हम अंबानी अडानी को देश की संपदा लूटने नहीं देंगे। हम प्रधानमंत्री मोदी जी को दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, किसान, मजदूर का हक मारने नहीं देंगे। अच्छा प्रोफेसर रामदेव जी, एक बात बताएं कि 3 फेज के इलेक्शन में ही प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी अंबानी अडानी का नाम लेने लगे, ये क्या है? ये जनता में क्या मैसेज देने की कोशिश है? ये देना चाह रहे हैं कि साहब अंबानी अडानी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये तो इनके लिए काम कर रहे हैं। हम पे जो आरोप लगाए टेम्पो में जो नोट जा रहे हैं राहुल गांधी के लिए जा रहे हैं। गांधी के लिए जा रहे हैं। आप देखो ना, 2002 से जब से मोदी जी मुख्यमंत्री बने, तब से इस लोकसभा चुनाव तक कभी भी इन्होंने विपक्ष के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया आज तक। ज़्यादा पीछे मत जाओ, किसान आंदोलन में इनसे इतनी बात हुई, कभी कोई जवाब दिया? नहीं दिया। पहलवानों का आंदोलन हुआ, कुछ बोले मोदी जी? नहीं बोले। इसके बाद आ जाओ आप मणिपुर पे भी नहीं बोले। मणिपुर पे भी कुछ नहीं बोले। नोटबंदी के बाद कुछ नहीं बोले, जीएसटी के बाद कुछ नहीं बोले, कोरोना में भी कुछ नहीं बोले। जितने इनसे सवाल हुए किसी पे कुछ नहीं बोले। लेकिन अब 2024 का जब चुनाव आया, पहले ये इलेक्टोरल बॉन्ड पे बोले कि नहीं बोले? चंदे का धंधा, उनमें इनकी पोल पट्टी खुली और जनता ने देखी। फिर साहब ये आपके जो है आरक्षण पे बोले कि हम साहब आरक्षण नहीं ख़त्म करेंगे। फिर ये संविधान की किताब पे बोले कि संविधान नहीं बदलेंगे। और अब ये अंबानी अडानी पे बोलने लग गए। अभी तो देखते जाओ, इन पे जो जो आरोप लगे हैं ना, इन सब पे ये बोलेंगे। और बोलने का मतलब क्या है? आप बताओ ना, इसका मतलब क्या है? दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। और हम तो ये कहते हैं कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर अमरेश यादव। इनका बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना है कि इंडिया गठबंधन प्लस में है और दाल ही काली नहीं है। दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। अब दाल काली है या दाल में काला है, ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन हमारे सवालों के बड़े स्पष्ट रूप से प्रोफेसर अमरेश यादव ने जवाब दिए हैं और प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना साधा है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।